अस्सलाम वालेकुम, आई एम चौधरी शाहत। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहत। आज हम डिस्कस करेंगे वीके मेहता का चैप्टर नंबर 18 डीसी मोटर का। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। जो डीसी मोटर है, मोटर होती है बेसिकली वो क्या करती है कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। जैसे हमने जनरेटर देखा था कि वहाँ पे हम मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे हम मोटर में हम जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो मैकेनिकल पावर हमारी जनरेट होती है उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू BIL। बी बेसिकली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, L इज इक्वल टू L क्या होती है, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है, और I करंट जो करंट फ्लो करता है आपके कंडक्टर में, वाइंडिंग में। तो ये बेसिकली आपकी फोर्स जनरेट करता है। देन वर्किंग ऑफ डीसी मोटर है कि डीसी मोटर में बेसिकली वर्किंग कैसे करती है। द फील्ड मैग्नेट आर एक्साइटेड डेवलपिंग अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, कि आपके जो फील्ड होते हैं वो एक्साइट होते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट करते हैं। द आर्मेचर कंडक्टर कैरी करंट, ऑल कंडक्टर अंडर नॉर्थ पोल कैरी करंट इन वन डायरेक्शन वाइल द ऑल कंडक्टर अंडर साउथ पोल करंट कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, के जो आपके जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से आपकी रोटेटिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है मोटर में और मोटर आपकी रोटेट करती है। बैक ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोटर में, क्योंकि जिस तरह आपके जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसी तरह मोटर में भी जो आपका आर्मेचर होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। डिफरेंस बस ये है कि जो जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होती थी उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते थे, तो जो आपकी मोटर में ईएमएफ इंड्यूस होती है हम उसको, जो आपके आर्मेचर रूटर में, उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। कि व्हेन आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर रोटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राइविंग टार्क द आर्मेचर कंडक्टर मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस इन देम एज इन जनरेटर। जनरेटर की तरह सेम ईएमएफ इंड्यूस होती है। द इंड्यूस ईएमएफ एक्ट एज अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड वोल्टेज, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं मोटर को, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके अपोजिट होती है। अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इज नोन एज, उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं या काउंटर ईएमएफ बोलते हैं। द बैक ईएमएफ ये भी वो सेम एज डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पोल्स पे, फ्लक्स पे, नंबर ऑफ कंडक्टर पे, स्पीड पे, और उसके जो होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे। जैसे सेम एज जनरेटर में डिपेंड करती है, वही फार्मूला यहाँ पे बैक ईएमएफ के लिए यूज़ किया जाता है। सिग्निफिकेंट, अब बैक ईएमएफ का हमें एडवांटेज क्या होता है। बैक ईएमएफ हमें बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन में हमें हेल्प करती है। कैसे? द प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ मेक डीसी मोटर आ सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन। इट मेक मोटर टू ड्रा एज मच आर्मेचर करंट एज इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू डेवलप द टार्क रिक्वायर्ड बाय द मोटर। कि जो बैक ईएमएफ है ये बेसिकली आपका जो आर्मेचर करंट है उसको लिमिट करती है। अगर बैक ईएमएफ ज़ीरो हो जाए तो आपकी जो आर्मेचर करंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी जो मोटर है वो बर्न हो जाएगी। तो इसलिए जो बैक ईएमएफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ये आपकी डीसी मोटर में। क्योंकि आपकी जो आर्मेचर करंट होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है कि V आपके टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ ओवर आपकी आर्मेचर रेजिस्टेंस। अगर आपकी बैक ईएमएफ जो है वो ज़ीरो हो जाए तो टर्मिनल वोल्टेज आपके 230 होंगे। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है ये पॉइंट्स में होती है, 0.1 ओम, 0.2 ओम। तो जिसकी वजह से आपका जो आर्मेचर करंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका आर्मेचर बर्न हो जाता है। तो जो आपकी बैक ईएमएफ बेसिकली क्या करती है कि आपके जो आर्मेचर करंट है, उस आर्मेचर वोल्टेज है उसको मिनिमाइज़ करती है, उसको लिमिट करती है। कि जैसे 230 वोल्ट आपके टर्मिनल वोल्टेज हैं और बैक ईएमएफ आपकी जो है वो 50 या 75 वोल्ट है, तो बेसिकली आपकी 230 में से 75 माइनस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके वोल्टेज कम होने की वजह से आपका जो आर्मेचर करंट है वो लिमिट हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपका आर्मेचर बर्न नहीं होगा। तो इसलिए ये एनर्जी कन्वर्जन में हमें बैक ईएमएफ हेल्प करती है। इसके पॉइंट्स हैं कि व्हेन मोटर इज़ रनिंग, पॉइंट नंबर 1 है कि व्हेन मोटर इज़ रनिंग ऑन नो लोड स्मॉल टार्क इज़ रिक्वायर्ड to overcome the friction and windage loss. Therefore armature current IA is small and back EMF is nearly equal to applied voltage. कि जब आपकी जो मोटर है वो नो लोड पे होती है तो आपका आर्मेचर करंट जो स्मॉल होता है तो बैक ईएमएफ जो है वो
ऑलमोस्ट इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज होती है, जिसकी वजह से आपका जो आर्मेचर करंट है वो लिमिट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है कि इफ़ द मोटर इज सडनली लोडेड द फर्स्ट इफेक्ट इज़ टू काज द आर्मेचर टू स्लो डाउन, कि जो आपका जो आर्मेचर है वो लोड की वजह से स्लो हो जाता है। देयरफॉर स्पीड एट विच द आर्मेचर कंडक्टर मूव थ्रू द फील्ड इज़ रिड्यूस्ड, तो आपका जो आर्मेचर की स्पीड है वो रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि हमने देखा था ऊपर फार्मूले में ये फार्मूला कि बैक ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो लोड की वजह से स्पीड कम हुई, उसकी वजह से आपकी बैक ईएमएफ भी कम हो जाती है। द डिक्रीज बैक ईएमएफ अलाउ लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू द आर्मेचर, तो जब ईएमएफ बैक ईएमएफ रिड्यूस होती है तो आपके जो वोल्टेज हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और आपका जो करंट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो लार्ज करंट मींस इंक्रीज ड्राइविंग टार्क, तो आपका ड्राइविंग टार्क भी इंक्रीज हो जाता है। दस ड्राइविंग टार्क इंक्रीज द मोटर अलाउ स्लो डाउन एंड द मोटर विल स्टॉप स्लोइंग डाउन, तो जब आपका टार्क इंक्रीज होता है तो मोटर जो है वो मज़ीद अपनी स्पीड स्लो नहीं करती। देन द आर्मेचर करंट इज़ जस्ट सफिशेंट टू प्रोड्यूस द इंक्रीज टार्क रिक्वायर्ड बाय द लोड, तो इस तरह जो आपका मोटर का टार्क और लोड का टार्क जो होता है वो बैलेंस आउट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है इफ़ द लोड ऑन मोटर इज़ डिक्रीज, जब मोटर पे लोड डिक्रीज होता है तो ड्राइविंग टार्क जो होता है वो मोमेंटरली इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो आपका जो ड्राइविंग टार्क होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सो द आर्मेचर इज़ एक्सेलरेटेड, तो आर्मेचर आपका एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो एज़ द आर्मेचर स्पीड इंक्रीजेज तो आपकी बैक ईएमएफ भी इंक्रीज़ होती है, जो बैक ईएमएफ इंक्रीज़ होती है तो आपका जो आर्मेचर करंट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका बेसिकली कंक्लूजन क्या, इफ़ इट फॉलोज देयरफॉर that back EMF in DC motor regulate the flow of armature current, it automatically changes the armature current to meet the load requirement। जो आपकी बैक EMF है ये बेसिकली आपके आर्मेचर करंट को कंट्रोल करती है और उस वजह से आपकी जो आर्मेचर करंट है उसको रेगुलेट भी करती है विद रिस्पेक्ट टू लोड रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपकी ये जो न्यूमेरिकल्स के हवाले से ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो V इंटू आई है ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ आर्मेचर की इनपुट पे जो पावर होती है उसका फार्मूला V इंटू आई होता है। जो आर्मेचर की आउटपुट पे जो पावर डेवलप्ड बाय आर्मेचर है वो आपकी EB बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय आपके आर्मेचर करंट है। और आपकी जो इलेक्ट्रिकल पावर वेस्ट मतलब जो आपका कॉपर लॉस है आर्मेचर कॉपर लॉस का फार्मूला I² आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू आर्मेचर की रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है ये बेसिकली मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय मोटर इज़ मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, कि जो आपकी मैकेनिकल पावर है वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी जो बैक ईएमएफ है वो हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज होगी तो मैकेनिकल पावर आपकी जो है वो मैक्सिमम होगी। लिमिटेशन क्या है कि वी नेवर एम एट अचीविंग मैक्सिमम पावर ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, कि हम मैक्सिमम मैकेनिकल पावर जो है वो अचीव नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या हैं कि द आर्मेचर करंट अंडर दिस कंडीशन इज़ वेरी लार्ज एंड मच एक्सेस ऑफ रेटेड करंट ऑफ द मशीन, कि आपका आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि पॉइंट नंबर 2 है कि हाफ ऑफ द इनपुट पावर इज़ वेस्टेड इन द आर्मेचर सर्किट, इन फैक्ट इफ़ वी टेक इनटू काउंट अदर लॉसेस द एफिशिएंसी विल बी वेल बिलो द 50%, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो 50% होती है, तो इसीलिए हम मैक्सिमम मैकेनिकल पावर अचीव नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ डीसी मशीन है जो आपकी जो है वो 3 तरह की मशीन्स होती हैं, एक शंट वाउंड मोटर है, एक सीरीज़ वाउंड मोटर और एक कंपाउंड मोटर है। कि ऐसी मोटर जिसमें जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में होती है उसको शंट मोटर बोलते हैं। ऐसी मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के सीरीज़ में हो उसको हम जो है वो सीरीज़ मोटर बोलते हैं। शंट मोटर विद द फील्ड वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये शंट वाउंड मोटर है। सीरीज वाउंड मोटर इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, तो ये सीरीज मोटर है। कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि इन विच द 2 फील्ड वाइंडिंग वन कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग एंड अदर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, एंड दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड मोटर, एक शॉर्ट शंट कनेक्शन पे होती है और एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होती है। तो ये 2 तरह की मोटर होती हैं। ये इनके कनेक्शन है कि जो आपकी शॉर्ट शंट है जिसमें जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है वो ओनली आर्मेचर के पैरेलल में होती है। जो लॉन्ग शंट आपकी मोटर होती है उसमें आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में होती है। नेक्स्ट है ये टार्क की इक्वेशन है कि टार्क भी निकालने के लिए अक्सर न्यूमेरिकल आ जाता है।
तो टार्क का फार्मूला क्या होता है, 9.55 मल्टीप्लाई बाई ई बी आपकी बैक ईएमएफ, आर्मेचर करंट ओवर स्पीड के जो है वो ये आपकी यूज, तीन आपके पास वेरिएबल आपके पास हों तो आप जो है वो टार्क किसी भी इंडक्शन डीसी मोटर का आप निकाल सकते हैं। देन ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पीड का रिलेशन, कि स्पीड इस डीसी मोटर की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ होती है, और स्पीड ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है कि जब फ्लक्स आपका रिड्यूस होगा तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, जब आपकी बैक ईएमएफ डिक्रीज़ होगी तो आपकी स्पीड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रिलेशन दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्पीड रेगुलेशन वाला इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्पीड रेगुलेशन बेसिकली क्या है कि स्पीड रेगुलेशन ऑफ मोटर इज़ अ चेंज इन स्पीड फ्राम फुल लोड टू नो लोड एज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द स्पीड एट फुल लोड, कि नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड ओवर फुल लोड स्पीड का जो फार्मूला है ये स्पीड रेगुलेशन हम निकालते हैं इससे। लॉसेस ऑफ जो होते हैं डीसी मोटर में वो कॉपर लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है और आयरन लॉस होता है। कॉपर लॉस आपका आर्मेचर में आई स्क्वायर आर लॉस, मैकेनिकल लॉस जो आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, आयरन लॉस आपका जो है वो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है आपकी डीसी मशीन में। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टार्क एंड आर्मेचर की करंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्पीड एंड आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और आपकी स्पीड एंड टार्क करेक्टरिस्टिक्स, तीन तरह की करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं डीसी मोटर की। उसके बाद आपकी डीसी शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपका टार्क ऑफ डीसी शंट मोटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के और आपके आर्मेचर करंट के, क्योंकि आपकी जो डीसी शंट मोटर है इसमें जो आपकी शंट फील्ड होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में होती है, और उसका जो करंट होता है वो हमेशा फ्लक्स होता है आपका शंट मोटर का वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जो आपकी इंडक्शन मोटर का जो टार्क है वो सिर्फ आर्मेचर करंट पे डिपेंड करता है। को आपकी जो शंट मोटर के केस में जो टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के होता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है। देन इसका कंक्लूजन है कि देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन स्पीड ऑफ शंट मोटर फ्राम नो लोड टू फुल लोड, हैंस इट इज़ एसेंशियली अ कांस्टेंट स्पीड मोटर, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी शंट मोटर है इसकी भी थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो आपका रिलेशन है कि द फ्लक्स एंड बैक ईएमएफ इन शंट मोटर आर almost constant under normal condition. Therefore, the speed of shunt motor will remain constant as the armature current varies. Strictly speaking, when load is increased तो आपकी जो बैक ईएमएफ है and flux decrease करता है due to armature resistance drop and armature reaction respectively. However, the back EMF decrease slightly more than the flux so that the speed of the motor decrease slightly with the load. कि आपका जो शंट मोटर है इसकी बैक ईएमएफ जो है वो ज़्यादा ड्रॉप होती है फ्लक्स से, तो इसलिए जो आपकी स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर है ये ज़्यादा जो है वो रिड्यूस नहीं होती, थोड़ी सी रिड्यूस होती है, वो भी बैक ईएमएफ और फ्लक्स को कंबाइन करके, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग टार्क आर नॉट हाई, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क आपकी शंट मोटर का हाई नहीं होता, क्योंकि इसका जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है वो डीसी सीरीज़ मोटर की हैं, क्योंकि इसमें भी जो टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और आर्मेचर करंट के होता है, लेकिन जो डीसी सीरीज़ मोटर है इसमें जो फ्लक्स होता है वो भी आर्मेचर करंट पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह पे भी आर्मेचर करंट आ जाएगा, और पहले भी आर्मेचर करंट था, तो ये टार्क जो आपका डीसी सीरीज़ मोटर का है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टार्क आपका आर्मेचर करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो आपकी डीसी सीरीज़ मोटर है ये इसका जो टार्क है वो ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टार्क है इसका। तो ये हाई टार्क जहाँ पे हमें बहुत हाई टार्क रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे हम डीसी सीरीज़ मोटर प्रेफर करते हैं। तो इसका भी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरिएबल स्पीड मोटर। इसकी बेसिकली स्पीड वेरिएबल होती है डीसी सीरीज मोटर की। इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्पीड एज लोड चेंजेस, देयरफॉर इफ द लोड डिक्रीज इट्स स्पीड इज ऑटोमेटिकली रेज्ड एंड वाइस वर्सा। पॉइंट नंबर 3 है, एट नो लोड द आर्मेचर करंट इज़ वेरी स्मॉल। आपकी जो डीसी सीरीज मोटर है नो लोड पे जो आर्मेचर करंट होता है वो स्मॉल होता है, सो इज़ द फ्लक्स, जो उसका फ्लक्स भी स्मॉल होता है, हैंस द स्पीड रेजेस टू द एक्सेसिव हाई स्पीड।
तो आपकी नो लोड पे जो डीसी सीरीज़ मोटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दिस इज़ डेंजरस फॉर मशीन विच मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेटअप बाय द रोटेटिंग पार्ट, कि जब आपकी जो मोटर है वो हाई स्पीड पे जाती है तो उसमें जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देयर फोर द सीरीज़ मोटर शुड नेवर बी, तो जब आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सीरीज़ मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड एट नो लोड, हाउएवर द स्टार्ट सीरीज़ मोटर मैकेनिकल लोड एज फर्स्ट पुट एंड देन मोटर स्टार्टेड। तो जब उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मोटर के जो पार्ट्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम जो है वो डीसी सीरीज़ मोटर को लोड पे स्टार्ट नहीं करते। तो डीसी सीरीज़ मोटर की जो एग्जांपल्स हैं वो आपकी जो घर में हेयर ड्रायर होता है या जूसर मशीन है, ये सारी डीसी सीरीज़ मोटर होती हैं, तो इनको हम नो लोड पे चलाते नहीं हैं। नेक्स्ट कंपाउंड मोटर है कि कंपाउंड मोटर में बेसिकली कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आ जाती है, जिसमें जो सीरीज़ फील्ड होता है वो ऐड होता है शंट फील्ड में, और दूसरी हमारी जो है वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है जिसमें सीरीज़ फील्ड होता है जो अपोजिट होता है शंट फील्ड के। इसकी जो कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आपकी टार्क और आपकी आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एज द लोड इंक्रीज द सीरीज फील्ड जो होता है वो इंक्रीज होता है, बट द शंट फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन कांस्टेंट, कंसिक्वेंटली टोटल फ्लक्स इज इंक्रीज एंड हेंस द जो आर्मेचर टार्क होता है इट मे बी noted that जो टार्क ऑफ cumulative compound motor is greater than the shunt motor for given armature current due to series field, कि जो आपकी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसका जो टार्क होता है वो आपका शंट मोटर से ज़्यादा होता है, और उसकी जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है एज एक्सप्लेन्ड अबव, द लोड इंक्रीज द फ्लक्स पर पोल आल्सो इंक्रीज, consequently the speed of motor falls as the load increases, and it may be noted that load is added, the increased amount of flux causes the speed to decrease more than डज द स्पीड ऑफ द शंट मोटर। तो इसकी जो स्पीड है, जैसे टार्क इसका ज़्यादा तो इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा डिक्रीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू शंट मोटर लोड के साथ। और पॉइंट नंबर 3 है कि जो cumulative compound motor for given armature current, the torque of cumulative compound motor is more than that of shunt motor but less than that of series motor, कि आपका जो cumulative compound motor है इसका जो टार्क है वो शंट मोटर से ज़्यादा होता है और सीरीज मोटर से कम होता है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हैज़ करेक्टरिस्टिक्स इंटरमीडिएट बिटवीन द सीरीज़ एंड शंट मोटर के, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो शंट और सीरीज़ मोटर के दरमियान में हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शंट फील्ड द मोटर इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम रनिंग अवे एट नो लोड, कि जहाँ पे हमें इंटरमीडिएट लोड जहाँ पे यूज़ होता है कि जहाँ पे मोटर ने काफ़ी देर नो लोड पे चलना है, जैसे पंचिंग मशीन होती है कि जैसे ही पंचिंग हो रही होती है तो मशीन पे लोड होता है, जैसे पंचिंग हो जाती है तो मशीन पे लोड नहीं होता, तो वहाँ पे हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब पंचिंग होती है तो टार्क इसका ज़्यादा होता है शंट मोटर से, और जैसे ही आपका लोड ख़त्म हो जाता है तो ये मोटर हाई स्पीड पे नहीं जाती क्योंकि इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, तो ये शंट मोटर वाला काम भी करती है और सीरीज़ मोटर वाला काम भी करती है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर ए है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शंट फील्ड द मोटर प्रिवेंटेड फ्रॉम रनिंग अवे टू नो लोड की, नो लोड पे भी चला सकते हैं इसको, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीरीज फील्ड जिसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो बेहतर हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है शंट मोटर से। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ जो 3 मोटर है कि द स्पीड रेगुलेशन ऑफ शंट मोटर इज़ बेटर है देन द सीरीज़ मोटर, के स्पीड रेगुलेशन जो है वो शंट मोटर की बेटर है क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है शंट मोटर। हुएवर द स्पीड रेगुलेशन ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर लाई बिटवीन द शंट एंड सीरीज़ फील्ड, जो आपकी स्पीड रेगुलेशन है वो शंट और कम्युलेटिव कंपाउंड की वो शंट और सीरीज़ के दरमियान में है, कि जो आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो जैसे शंट की जो स्पीड है वो कम ड्रॉप होती है लोड के साथ, लेकिन कम्युलेटिव कंपाउंड की जो स्पीड है वो शंट मोटर से ज़्यादा ड्रॉप होती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि फॉर गिवन आर्मेचर करंट जो स्टार्टिंग टार्क ऑफ सीरीज़ मोटर है वो मोर देन दैट ऑफ शंट मोटर, कि आपका जो शंट मोटर सीरीज़ मोटर का जो टार्क होता है वो शंट मोटर से बहुत ज़्यादा होता है। However, the starting torque of cumulative compound motor जो होता है वो लाई बिटवीन द सीरीज़ एंड शंट मोटर। पॉइंट नंबर 3 है
कि बोथ शंट एंड कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हैव डेफिनेट नो लोड स्पीड, क्योंकि आपकी शंट मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड की नो लोड स्पीड होती है, क्योंकि ये नो लोड पे इनको चला सकते हैं। हाउएवर द सीरीज़ मोटर हैज़ डेंजरस हाई स्पीड एट नो लोड, सीरीज़ मोटर की जो स्पीड होती है वो हाई नो लोड पे बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसको नो लोड पे हम चला नहीं सकते। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर है कि शंट मोटर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे व्हेन द स्पीड इज़ रिक्वायर्ड टू रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो वहाँ पे शंट मोटर यूज़ करते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है कि वेयर द लोड हैज़ टू ड्रिवन एट नंबर ऑफ स्पीड एंड एनी वन ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमेन नियरली कांस्टेंट, कि ऐसे लोड जहाँ पे जो स्पीड है वो हमेशा एक ही जो है वो सेम स्पीड कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड होगी, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे लेदर लेथ मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, बोरिंग मशीन हो गया, या शिपर हो गया, स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन हो गया, तो इन सब पे हम जो है डीसी शंट मोटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डीसी सीरीज़ मोटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि इट इज़ वेरिएबल स्पीड मोटर, ये वेरिएबल स्पीड मोटर है, स्पीड इज़ लो होती है और टार्क इसका हाई होता है। तो हाउएवर द लाइट एट नो लोड द मोटर टेंड टू अटेन डेंजरस हाई स्पीड, ये नो लोड पे जो हाई स्पीड पे चली जाती है। द मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टार्क, इट इज़ देयर फॉर यूज़, कि जहाँ पे वेयर लार्ज स्टार्टिंग टार्क इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़्यादा हाई लार्ज स्टार्टिंग टार्क रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलिवेटर हो गया, लिफ्ट हो गई और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गई, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होंगी वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वेयर द लोड इज सब्जेक्ट टू द हैवी फ्लक्चुएशन एंड स्पीड इज़ ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एट हाई टार्क एंड वाइस वर्सा, तो हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, क्रेन में, एलिवेटर में, एयर कंप्रेसर में, वैक्यूम क्लीनर में और हेयर ड्रायर हो गया, स्विंग मशीन हो गया, तो जहाँ पे हमेशा जो है वो हमारा लोड रहता है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। कंपाउंड मोटर जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर होती है रेयरली यूज़ की, हम इसको यूज़ नहीं करते डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को, बिकॉज ऑफ देयर पुअर टार्क कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आपकी जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसका जो टार्क है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। हाउएवर जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसको हम यूज़ करते हैं वेयर फेयरली कांस्टेंट स्पीड इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे फेयरली कांस्टेंट मतलब एग्जैक्टली कांस्टेंट ना हो, थोड़ी सी कम भी हो जाए तो कोई मसला ना हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। विद इरेगुलर लोड एंड सडन अप्लाइड हैवी लोड, कि जहाँ पे लोड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, इरेगुलर रहता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और जहाँ पे एकदम हैवी लोड अप्लाई होता है और उसके बाद जो है वो दोबारा नो लोड पे चली जाती है मोटर, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपका प्रेस मशीन हो गया, कि जब कोई भी प्रेसिंग हो रही होती है तो उस वक्त लोड होता है, लेकिन जैसे ही प्रेसिंग हो जाती है तो आपकी जो मोटर है वो नो लोड पे चली जाती है, तो वहाँ पे हम कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं, वो भी कम्युलेटिव कंपाउंड शेयर्स में यूज़ करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग मशीन में यूज़ करते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर है कि क्योंकि आपकी जो स्पीड है मोटर की वो बैक ईएमएफ और फ्लक्स के बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिकली इसके स्पीड कंट्रोल के दो मेथड होते हैं कि बाय वेरिंग द फ्लक्स पर पोल, कि अगर हम फ्लक्स को वेरी करके स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो इसको फ्लक्स कंट्रोल मेथड बोलते हैं। बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, कि अगर हम आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करके अगर हम कंट्रोल करें स्पीड को तो इसको हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड बोलते हैं। देन ये नोट है कि दैट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द supply voltage. However, the variation of supply voltage is not usually possible unless the motor field is separately excited. Otherwise, the variation of the supply voltage will not affect the field current and flux, rendering this method ineffective. स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर है, इसके लिए हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड और आर्मेचर कंट्रोल मेथड दो यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लक्स कंट्रोल मेथड से हम जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से अबव भी ले जा सकते हैं और बिलो भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है इससे जो स्पीड होती है वो हमेशा बिलो ही होती है आपकी रेटेड स्पीड से। अच्छा, उसके बाद है मोटर स्टार्टर के मोटर स्टार्टर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी जो डीसी मोटर होती है उसका जो हाई स्टार्टिंग करंट होता है उसमें, तो वो बेसिकली आपका जो मोटर स्टार्टर होता है वो एक क्या काम करता है कि बर्निंग ऑफ आर्मेचर ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग इफेक्ट उससे बचाता है, डैमेजिंग ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस ड्यू टू हैवी स्पार्किंग उससे भी बचाता है, और एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन टू विच द मोटर इज़ कनेक्टेड, तो उसकी जो एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप होते हैं लाइन में उससे भी ये आपकी मोटर को बचाता है।
लाइन को बचाता है, तो ये इसलिए हम जो है वो मोटर स्टार्टर यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव करंट एट स्टार्टिंग, वेरिएबल रेजिस्टेंस लाइक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सर्किट, क्योंकि आर्मेचर में करंट ज़्यादा होता है तो हम जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में करते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज मोटर आर अटेंड फुल स्पीड, जब मोटर आपकी फुल स्पीड पे चली जाती है तो ये आपकी जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। और द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज जनरली सच दैट स्टार्टिंग करंट इज लिमिट टू 1.25 टू 2 टाइम्स द फुल लोड करंट। हम जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है वो इतनी सेट करते हैं कि आपकी जो मोटर का जो करंट है वो 1.25 या 2 टाइम के जो है वो 2 टाइम द फुल लोड करंट हो जाए, तो उतनी हम जो रेजिस्टेंस है वो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि जो करंट है वो इतना कम हो जाए इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है क्या डीसी मोटर इज़ यूज टू, जो आपकी डीसी मोटर है ये चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है डीसी मोटर इज़ स्टिल यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज, जो आपकी डीसी मोटर है ये प्रोवाइड द फाइन स्पीड कंट्रोल, कि इसमें जो है हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको रेटेड स्पीड से अबव स्पीड पे भी चला सकते हैं और रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे भी चला सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आज भी यूज़ कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है कि कार्बन ब्रशेज़ आर प्रेफर टू कॉपर ब्रशेज़ बिकॉज, जो आपके कार्बन ब्रश होते हैं इसमें जो स्पार्किंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसमें एक तो हम इसकी पॉलिश कर सकते हैं और ये आपके कम्यूटेटर को डैमेज भी नहीं करते और उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है द फील्ड पोल एंड आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन आर लेमिनेटेड टू, जो आपके फील्ड पोल और आर्मेचर के जो मशीन होती है उसको लेमिनेट करते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट, इसमें भी हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस होता है, तो लेमिनेशन के लिए हम जो है एडी करंट उसको रिड्यूस कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है द बैक ईएमएफ इन डीसी मशीन, ये आपकी जो बैक ईएमएफ डीसी मोटर में होती है ये अपोजिट होती है अप्लाइड वोल्टेज के, जैसे लेंज़ लॉ में हमने देखा था थ्योरी में, ये जो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये जो आपकी बैक ईएमएफ है ये आपकी अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होती है। तो ये था पार्ट नंबर 1 डीसी मोटर के चैप्टर नंबर 18 का वीके मेहता का। तो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शाहद, उसको फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आने वाली न्यू जॉब्स, रोल नंबर स्लिप और टेस्ट के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे।